नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिक प्रदेशों का, जो भौतिक प्रदेश भूगोल में हमारी जो सीरीज चल रही थी उसका तटीय मैदान वाला पार्ट। ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में ना हमने पढ़ाकर इसको तटीय मैदान अलग से हमने इसको पढ़ाया। पढ़ाने के लिए आपके लिए एक सीरीज जो अंतिम अपने उस पर है, तो आप इस सीरीज का जितने भी वीडियो हमने बनाई हैं, आप क्रम से अगर उन वीडियो को देखोगे तो उन्हीं वीडियो में ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है, क्योंकि अब इसके बाद एक द्वीप समूह और इसकी सीरीज आएगी। उसके बाद द्वीप समूह का जो पार्ट आएगा इसके बाद आएगा, और इससे पहले हम तटीय मैदान आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं तटीय मैदानों को। अगर जो भी लोग हमारे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप प्ले लिस्ट पर जाइए, और जो पहले जो वीडियो हम बना चुके हैं इसी इंडियन ज्योग्राफी की भौतिक प्रदेशों की, तो आप क्रम से एक बार उनसे नोट्स बना लीजिए, ठीक है। फिर आप इस वीडियो के भी नोट्स बनाइए। तो आइए हम चर्चा करते हैं तटीय मैदान। किसके बारे में? तटीय मैदान के बारे में। तो देखें, जो तटीय मैदान है वो दो भागों में बटा हुआ है, यानी दो प्रकार के तटीय मैदान है, दो भागों में है। एक तो है पश्चिम तटीय मैदान, जिसे कहते हैं पश्चिमी तट, और ये है पूर्वी तट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तटीय मैदान कोस्टल एरियाज उसे कहते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं। तो आप देख सकते हो भारत का जो मैप है वो गुजरात से लेकर ये इस तरीके से समुद्र के किनारे है। तो जो समुद्र से लगे हुए एरियाज हैं, समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं, वो तटीय मैदान है। क्या है वो? तटीय मैदान है। और ये तटीय मैदान दो है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तटीय मैदान कितने हैं? दो तटीय मैदान है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। अब हम देखते हैं कि जो पश्चिमी तट है, तो आप यहां ध्यान दीजिए कि जो इधर वाला एरिया है ये है पश्चिमी तट, ये है पश्चिमी तट, और ये वाला जो एरिया है ये है पूर्वी तट, पूर्वी तट। अब आपको इसके जो ये आप बॉर्डर से दिखाई दे रहा होगा, इसकी आउटलाइन दिखाई दे रही होगी, ये आउटलाइन हमारा पश्चिमी घाट है। आउटलाइन क्या है हमारा? ये हमारा पश्चिमी घाट है। और ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये हमारा पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है। अब इनसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है और कई एग्जामों में पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस जगह मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इनका जो मिलन बिंदु है, आपको हमने पर्वतों वाले एरिया में पढ़ाया था, पर्वतों वाले उस टॉपिक में पढ़ाया था, नीलगिरी। ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियां इसका मिलन बिंदु है। नीलगिर पहाड़ियां, तो नीलगिर पहाड़ियां इसका क्या है? मिलन बिंदु है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ये जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट है, इनका क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनमें विशेषताएं हैं। इसी जो पश्चिमी तट है इसको सह्याद्री पर्वत कहा जाता है, पश्चिमी तट को, पश्चिमी घाट को। तो आप पहले ये समझें कि इनमें क्या क्या अंतर है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में। तो आप पहले ये समझिए कि जो पश्चिमी तट है इसकी जो हाइट है वो हाइट पूर्वी तट से ज्यादा है। तो इसकी हाइट पूर्वी तट, पश्चिमी तट की हाइट इससे क्यों ज्यादा है? कैसे पता चला? क्योंकि आप दक्षिण भारत की अधिकांशतः नदियां जब देखोगे तो वो नदियां इसी तरफ बहती हैं, पूर्व की तरफ बहती हैं। चाहे वो कृष्णा हो, महानदी हो, गोदावरी हो, ये कावेरी हो, ये सब इस बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं और वो इस तरफ बहती हैं। तो पानी का बहाव ये बताता है कि ऊंचाई किधर ज्यादा और किधर कम है।
एक बार एक आईएएस के को मैं क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप बताइए कि दिल्ली ऊंची है कि आगरा ऊंचा है, इन दोनों में कौन ऊंचा है? तो दिल्ली आगरा में कौन ऊंचा है? तो दिल्ली आगरा में आगरा नीचाई पर है और दिल्ली ऊंचे स्थान पर बसी हुई है। इसका मतलब प्रूफ क्या है? तो आप देखते हो कि यमुना नदी जो बहती है वो दिल्ली से आगरा की तरफ बहती है, तो पानी हमेशा निचले स्तर पर बहता है, निचली ओर बहता है, इसलिए दिल्ली ऊंचाई पर है आगरा से। तो इसी प्रकार आप यहां समझिए कि ये जो पश्चिमी तट है वो पश्चिमी तट पूर्वी तट से कैसा है? ऊंचा है। ये ऊंचा है, ये अधिक ऊंचा है। ये कैसा है? ये अधिक ऊंचा है और ये कम ऊंचा है, कम ऊंचा है। अगर हम इसकी एवरेज हाइट देखें, इसकी एवरेज हाइट देखें तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो 900 मीटर से 1600 मीटर है और इसकी हाइट है हमारी 600 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 600 मीटर है। पश्चिमी तट में अगर हम इधर की बात करें तो यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इधर हमारे पतझड़ वाले वन होते हैं। कैसे वन है? पतझड़, पतझड़ वाले वन, इधर पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। इसके बाद अगर वन ज्यादा है तो आप जानते हो जैव विविधता ज्यादा होगी, जैव विविधता ज्यादा होगी, जैव विविधता, जैव विविधता कैसी है? ज्यादा है, जैव विविधता अधिक। और इधर हम बात करें तो इधर जैव विविधता कम है, जैव विविधता कैसी है? बायोडायवर्सिटी कम है, जहां जीव जंतु पेड़ पौधे इधर कम मिलेंगे आपको और इधर पेड़ पौधे जीव जंतु ज्यादा मिलेंगे। तो ये जैव विविधता वाला अधिक क्षेत्र है और ये कम जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसके बाद इसमें हम आगे देखेंगे कि यह एक सतत घाट है, सतत घाट जिसकी ढाल खड़ी है। सतत घाट है मतलब जो कटा फटा घाट नहीं है, अर्थात यहाँ जो नदियां हैं वो सीधे गिरती हैं, यहाँ कोई डेल्टा नहीं बनाती। तो ये खड़ी ढाल वाला तट है और जब ये खड़ी ढाल वाला तट है या इसका तट जो है वो कटा फटा नहीं है, इसलिए ये सतत घाट है। और ये कैसा है? ये सतत घाट नहीं है क्योंकि यहाँ नदियां इसके किनारे को काट देती हैं, तो यह सतत घाट नहीं है, यह सतत घाट नहीं है और ये कैसा है? सतत घाट है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी तट की, और इससे प्रश्न ये इंपोर्टेंट है कि इस पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो इसकी इस पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदई, जो हम पर्वत वाले टॉपिक में पढ़ा चुके, अन्नामुदई जो अन्नामलाई की चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, तो इधर इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी महेंद्रगिरी उड़ीसा में। कहां पे? महेंद्रगिरी उड़ीसा। तो ये महेंद्रगिरी उड़ीसा में इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट के डिफरेंस हुआ, दोनों में क्या अंतर है। एक पश्चिमी तट को ही लेकर प्रश्न और पूछा जाता है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ाएंगे। पहले पश्चिमी तट आपको पढ़ाएंगे, फिर हम आपको पूर्वी तट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। अब देखिए, ये अभी आपको पश्चिमी तट और पूर्वी तट का हमने डिफरेंस समझाया। अब हम आपको क्या समझाने जा रहे हैं? अब हम आपको पश्चिमी तट और पूर्वी तट को समझाने जा रहे हैं अलग अलग पार्ट में। तो हम पहले समझाएंगे पश्चिमी तट। तो आप पहले पश्चिमी तट समझिए। पश्चिमी तट, सबसे पहले कि पश्चिमी तट कितने भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी तट कितने भागों में बटा हुआ है। तो आप नंबर 1 समझिए गुजरात तट, ये गुजरात तट। तो नंबर 1 गुजरात तट। तो गुजरात तट को देखें, गुजरात तट को समझें कि गुजरात तट जो है वो हमारा ये वाला एरिया है गुजरात तट।
ये गुजरात तट है और ये गुजरात तट आपका गुजरात से दमन तक है। कहां तक है ये? दमन तक, दमन एवं दीव। तो गुजरात तट है, दमन तक ये इस गुजरात का तट है। अब जो गुजरात तट है ये 3 पार्टों में बटा हुआ है। गुजरात तट कितने पार्टों में बटा हुआ है? 3 पार्टों में बटा है। नंबर 1 कच्छ का तट, कच्छ का तट। नंबर 2 काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। और नंबर 3 है काकरापारा तट, काकरापारा तट। तो ये 3 भागों में गुजरात का तट है। अब जो 3 भागों में गुजरात का तट है उसको समझिए कि पहला ये जो तट है वो एक तट आपका इस प्रकार से कहां तक है? ये कच्छ का मतलब काठियावाड़ तट है। ये कौन सा तट है? काठियावाड़ तट है। फिर आपका एक गुजरात कौन सा तट है? फिर आपका ये कच्छ का तट है। और कच्छ के तट के बाद जो आपका ये जो वाला तट है ये आपका काकरापारा तट है। कौन सा तट है? काकरापारा तट है। तो ये काकरापारा, कच्छ का तट, काठियावाड़ तट और काकरापारा तट, ये 3 तट हैं इसमें। अब जो 3 तट है इसमें ही आपको यहां पे एक दिखाई देगी कच्छ की खाड़ी। ये है कच्छ की खाड़ी जो इंपोर्टेंट है, कच्छ की खाड़ी। और यहां है ये खंबात की खाड़ी, इसे कहते हैं कैम्बे की खाड़ी। अरब सागर में खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, इसी को कहते हैं कैम्बे की खाड़ी। ठीक, इसी कच्छ का जो तट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां से नमक का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? नमक का उत्पादन होता है। तो नमक का उत्पादन होता है कच्छ के तट से। तो कच्छ के तट से नमक का उत्पादन होता है। इसी कच्छ के तट पर एक बंदरगाह है जिस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह जी इसका पहले नाम था, अब इसका नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह ये किस तट पर है? ये कच्छ के तट पर है। किस तट पर है? कच्छ के तट पर। एक यहां बंदरगाह है खंबात बंदरगाह जो गुजरात के तट पर ही है। खंबात बंदरगाह, खंबात बंदरगाह। ये बंदरगाह हमारा ज्वारी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह। ये ज्वारी बंदरगाह का मतलब होता है कि समुद्र का जल 12 घंटे बाद ऊपर नीचे होता है। 12 घंटे पर ऊपर उड़ेगा, ऊंचा उठेगा और 12 घंटे के बाद नीचा उठेगा, नीचे जाएगा। तो जब समुद्र का जल 12 घंटे ऊपर उठेगा तब फिर जहाज इस किनारे तक पहुंचते हैं बंदरगाह के। और जब ये नीचे जाता है तो जहाज इससे दूर हो जाते हैं। तो ज्वार के माध्यम से जहाज बंदरगाह तक पहुंचते हैं, इसलिए क्योंकि ज्वार का इंतजार करते हैं। ज्वार आएगा, जल ऊपर उठेगा, जहाज किनारे पहुंचेगा, तो इसलिए इसको ज्वारी बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वारी बंदरगाह बोलते हैं। तो ये कच्छ का तट, काठियावाड़ तट और काकरापारा तट, इन तीनों तटों में ये जो काकरापारा तट है ये उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये? उपजाऊ क्षेत्र, काकरापारा तट। और यही सबसे लंबा तट है भारत का। तो भारत का सबसे लंबा तट, तो भारत का सबसे लंबा तट है काकरापारा तट। कौन सा तट है? काकरापारा तट। तो ये हमारा पहला पार्ट पश्चिमी तट का हुआ, गुजरात तट। अब आप आइए कि गुजरात इस दमन से लेकर गोवा, दमन से लेकर गोवा, यहां एक भाषा बोली जाती है कोंकणी। कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। और इस कोंकणी के आधार पर इस दमन से लेकर गोवा तक का जो तट है वो तट कहलाता है आपका कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट।
ये कोंकण तट कहलाता है। फिर गोवा से अगर हम चले कर्नाटक मंगलौर तक, कौन सा, मंगलौर, तो ये मंगलौर है, मंगलौर। तो गोवा से मंगलौर कर्नाटक का जो तट है, ये तट आपका कहलाता है कन्नड़ तट। ये है आपका कन्नड़, तो ये कन्नड़ तट है, इसी को कहते हैं मंगलौर तट। क्या कहते हैं, मंगलौर तट, मंगलौर तट, कन्नड़ तट या मंगलौर तट। अब इस कर्नाटक से आगे जब बढ़ोगे आप, तो कर्नाटक से केरल तक, यहाँ कन्याकुमारी है, तो कर्नाटक से जो केरल है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका तट कहलाता है मालाबार तट। कौन सा तट कहलाता है, मालाबार तट। तो इस तरीके से ये पश्चिमी तट बटा हुआ है। अगर हम बात करें कि पश्चिमी तट को कौन अलग करता है, तो आप ध्यान दें 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा इस पश्चिमी तट को दो भागों में बांट देती है। तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी तट को दो भागों में बांट देती है। अब आप ये देखोगे कि 16 डिग्री अक्षांश रेखा का बांट देती है, तो ये पश्चिमी तट दो भागों में बट जाएगा, यानी इससे हमारा ये ऊपर का जो है वो हिस्सा हो जाएगा उत्तरी सह्याद्री। ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा, उत्तरी सह्याद्री, और ये इससे नीचे का जो निचला हिस्सा है ये कहलाएगा दक्षिणी सह्याद्री। क्या कहलाएगा, दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री ये दो पार्ट में हमारा पश्चिमी तट बट जाता है। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो उत्तरी सह्याद्री है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी काल सुखोई है। कौन सी चोटी है, काल सुखोई चोटी। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है काल सुखोई, और दक्षिणी जो सह्याद्री है जो दक्षिण में है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी वो है कुद्रेमुख। कौन सी है, कुद्रेमुख। तो सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख और सबसे इसकी उत्तरी सह्याद्री सबसे ऊंची चोटी कालसुकोई। तो 16 डिग्री अक्षांश इसको दो भागों में बांट देता है, दो अक्षांश रेखा है वो दो भागों में इसको बांट देती है। तो उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को यहां तक समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं अगला, हमने गुजरात तट पढ़ा है, गुजरात तट के बाद पढ़ेंगे कोंकण तट। तो हम यहां पढ़ते हैं कोंकण तट। कोंकण तट ये कहां से कहां तक इसका विस्तार है, तो कोंकण तट का विस्तार दमन से लेकर गोवा तक है, दमन से लेकर गोवा तक है। ये कोंकण तट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोंकण तट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप समझिए। यहां एक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह, और इसी पे के बगल में एक बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो पहले आप समझिए कि कोंकण तट पर द्वीप कौन कौन से हैं। तो इसमें कोंकण तट पर द्वीप है सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप। और इसके बाद एक है क्रॉस द्वीप, क्रॉस द्वीप। ये द्वीप कोंकण तट पर है, किस पर है, कोंकण तट पर है। और इस सालसेट द्वीप पर ही आप जानते हो मुंबई बसी हुई है। तो मुंबई शहर बसा हुआ है कहां पे, मुंबई शहर बसा हुआ है। तो मुंबई शहर बसा हुआ है सालसेट द्वीप पर। और इस मुंबई शहर को जो हमने ये द्वीप बताए ये टापू नुमा द्वीप है, इसलिए इस मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। मुंबई को क्या कहते हैं, 7 टापुओं का शहर। तो 7 टापुओं का शहर कौन सा है, मुंबई शहर। अब एलिफेंटा द्वीप और क्रॉस द्वीप भी कोंकण तट के ही हिस्सा है। ठीक, अब हम इनमें बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए, अब हम इसको साफ कर देते हैं। देखो सबसे जरूरी बात क्या है, जरूरी बात है कि लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, लोग
मतलब हमें पढ़ने नहीं देते या हम खुद नहीं पढ़ पा रहे, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इस दौर में अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो टाइम वेस्ट कर रहा है, वो खुद आप हो। आदमी से बड़ा उसका दुश्मन और मित्र कोई हो नहीं सकता। आदमी स्वयं का दुश्मन और मित्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आप, जैसे आप मान लो स्टडी कर रहे हो, आजकल बच्चों की ये आदत है कि वो मान लो स्टडी कर रहा है बच्चा, और जब बच्चा स्टडी कर रहा है और उसका कोई मिलने वाला आया और उसको लेके चला गया कि चलो, तो आपने स्टडी बंद कर दी उसके चक्कर में, और आप चले गए मार्केट में, मार्केट घूम रहे हो, तो इसका मतलब ये कि वो उसने आपको नहीं बिगाड़ा, वो आपको नहीं ले जाया पाया, वो आप खुद जाने को तैयार बैठे थे, आपको लगता है कि चलो चलने, तो वो आप इसको कंट्रोल करिए। तो इसलिए आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन और मित्र आदमी स्वयं होता है। उसे किसी की जरूरत नहीं है, न मित्रता की और न दुश्मनी की। तो इसलिए आप अपने टाइम को रोकिए, आप अपने टाइम को इंप्रूवमेंट कीजिए, टाइम टेबल को इंप्रूवमेंट कीजिए, आप निश्चित तौर पर आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो नेटवर्क जितना है वो आपका जो फैला हुआ नेटवर्क है, आप उसको कंट्रोल करिए, और आप जब उसको कंट्रोल कर लोगे तो स्वाभाविक है कि आपका जो मन है वो पढ़ाई की तरफ आ जाएगा। तो ये आप इसमें इस चीज को आप खुद, हर बच्चे की ये समस्या है, तो आप खुद समझिए इसको। अब आगे देखें, तो ये कोंकण तट के बाद हम आपको समझाते हैं कि इस कोंकण तट में हमने द्वीप समझाए, और इसी कोंकण तट में जो कोंकण तट है, इस कोंकण तट पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, ये मुंबई बंदरगाह है, ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह। तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है बताइए? वो है मुंबई। और इसी बंदरगाह, ये जो बंदरगाह, इसी बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब है जिसका तट जो खुद समुद्र के द्वारा या पानी के द्वारा बनाया गया हो, जिसका तट कट फट के टूट फूट तट की हो गई हो, और वहां एक ऐसा स्थान बन जाए जहां जहाज रुक सके, यानी पोर्ट बन सके। अर्थात इसका जो आकार है वो आपका इस तरीके से आपको मिलेगा, और यहाँ ये स्थल होता है, ये पानी भरा हुआ है। तो ये जो तट कट फट जाता है वो हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये मुंबई कैसा है? भारत का सबसे व्यस्त और प्राकृतिक बंदरगाह है। इसी व्यस्तता को खत्म करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया, नाहवा सोवा बंदरगाह। कौन सा बनाया गया? नाहवा सोवा बंदरगाह। इसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और इसी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह वही हम कहते हैं कंटेनर बंदरगाह। क्या कहते हैं? कंटेनर बंदरगाह, क्योंकि यहां बड़े बड़े कंटेनर जहाज में चढ़ाए जाते हैं। तो ये दो कंटेनर का मतलब बड़े बड़े जहाज, मतलब कंटेनर जहाज में चढ़ाए जाते हैं। तो ये दो बंदरगाह किस पर है? कोंकण तट पर है। अब इस कोंकण तट के बाद हमारा जो तट आता है वो है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, या इसे कहते हैं मंगलौर तट। मंगलौर तट, मंगलौर तट। ये कन्नड़ तट की एक विशेषता है कि इस कन्नड़ तट पर सबसे ज्यादा जलप्रपात बनते हैं। क्या बनते हैं? जलप्रपात बनते हैं। जलप्रपात बनने की, वाटरफॉल बनने की वजह होती है कि जैसे दीवार जैसी ढाल है, और दीवार से जब पानी गिरेगा नीचे तो पानी सीधे गिरेगा। वो ढाल कैसी होगी? तीव्र होगी, तेज होगी। तो इधर जो नदियां गिरती हैं वो सीधे गहरा जाज गड्ढा बनाती हैं। तो पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा झरने, मतलब झरने और जलप्रपात पाए जाते हैं। तो यहाँ जलप्रपात बनते हैं, और इसी घाट पर जो जलप्रपात है वो आप जानते हो कि जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात,
इसी का नाम है गरसोप्पा जलप्रपात, गरसोप्पा, और इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये जलप्रपात है जो कि पश्चिमी घाट पे बनता है, कन्नड़ तट पे बनता है, और इस पे ये शरावती नदी इसको बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? शरावती नदी बनाती है। तो ये भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो कन्नड़ तट पर बनता है, मंगलौर तट पर बनता है। और इसी मंगलौर तट पर एक बंदरगाह है, न्यू मंगलौर बंदरगाह। इस पे एक बंदरगाह है, न्यू मंगलौर बंदरगाह, न्यू मंगलौर बंदरगाह। ये जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है, इसको कहते हैं कॉफी बंदरगाह। क्या कहते हैं? कॉफी बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह। इस क्योंकि यहाँ कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, तो कॉफी का जो निर्यात होता है वो यहीं से होता है, इसलिए ये कॉफी बंदरगाह इसको कहते हैं। एक इसी पर कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकल जलप्रपात है, वो भी इसी कन्नड़ तट पर है। तो ये कन्नड़ तट हुआ। अब हम इसके बाद आपको समझाते हैं मालाबार तट। तो आपको यहां समझा देते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, आप जानते हो कि जो मालाबार तट है वो कर्नाटक से लेकर केरल तक है। कहां तक है? कर्नाटक से केरल तक। अंग्रेज जब पहली बार आए, अंग्रेजों ने जो मसालों का व्यापार किया वो यहीं से मसालों का मतलब व्यापार किया था, और मसालों का व्यापार किया था। यहाँ एक बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह। और ये जो कोच्चि बंदरगाह, इसलिए इसको, यहाँ मसाले यहाँ से ज्यादा जाते थे, इसलिए इसे मसाला बंदरगाह कहा जाता है। मसाला बंदरगाह, मसाला बंदरगाह। और मालाबार तट पर आप जानते हो नारियल की खेती बहुत होती है, नारियल की खेती बहुत होती है। और इसी मालाबार तट पर जो यूरेनियम वगैरह के भंडार है, मतलब इतना नहीं है ना, मतलब कम मात्रा में, तो मालाबार तट से यूरेनियम वगैरह भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ रबर का, मतलब रबर के जो खेती है और नारियल की खेती इस मालाबार तट पर प्रमुख रूप से होती है। तो इसको कोच्चि बंदरगाह को क्या कहते हैं? मसाला बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? मसाला बंदरगाह कहते हैं। यहाँ आप जानते हो कि मसालों में अंग्रेज उस समय सबसे ज्यादा जो ले जाते थे वो काली मिर्च ले जाते थे। क्या ले जाते थे? काली मिर्च। तो काली मिर्च अंग्रेज यहां से सबसे ज्यादा व्यापार उस समय करते थे। तो आपको ये आपका हो गया पश्चिमी तट के बारे में। पश्चिमी तट की एक मुख्य विशेषता और आपको बता दें कि जो पश्चिमी तट है वो ऊपर की ओर तो चौड़ा है, और यानी उत्तर की ओर इसकी चौड़ाई ज्यादा है, उत्तर की ओर चौड़ाई ज्यादा है, और ऐसे सकरा होता हुआ चला आया है। आपसे प्रश्न पूछा जाए साइलेंट वैली कहाँ है, तो साइलेंट वैली जो केरल में है वो इसी पश्चिमी घाट पर है। साइलेंट वैली जो कि जैव विविधता की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली में, केरल में, वो कहां पर है? तो साइलेंट वैली पश्चिमी घाट पर ही है। ये पश्चिमी घाट ऊपर की ओर चौड़ा और नीचे की ओर संकीर्ण यानी कम चौड़ा होता चला आता है। तो ये पश्चिमी घाट के बारे में आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ाएंगे आपको पूर्वी घाट के बारे में। ठीक, तो स्क्रीनशॉट आप इसका तब तक ले लो। तो देखो पश्चिमी तट को हम समझा रहे थे, आपको समझाया। जो मालाबार तट है वो सब हम समझा रहे थे आपको, मालाबार तट। तो आप मालाबार तट में अभी हमने समझाया था यहाँ कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह है। और मालाबार तट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो लेटेराइट मिट्टी वगैरह जो ईंट बनती है वो इसी मालाबार तट से बनती है। मालाबार तट की कुछ विशेषता ये है कि ये जो लेगून झीलें हैं जिनमें लवणता ज्यादा पाई जाती है, तो लेगून झीलें पाई जाती हैं। तो मालाबार तट पर लेगून झीलें पाई जाती हैं, यानी जिनमें नमक ज्यादा होता है, जिनमें साल्ट नमक ज्यादा होता है, वो लेगून झीलें, जिनका पानी खारा होता है, वो ज्यादातर झीलें मालाबार तट पर पाई जाती हैं। जो लेगून झीलें यहाँ पाई जाती हैं उनमें कौन कौन सी झीलें प्रमुख हैं? तो एक झील है अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील। एक झील है वेम्बनाद झील, वेम्बनाद झील।
और एक है पोन्ना पोन्ना पदा पोन्ना पदा झील, पोन्ना पोन्ना मुदा झील लिखना, पोन्ना पोन्ना मुदा झील। तो जो पोन्ना मुदा झील है, अब इन झीलों को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि जो वेम्बनाड झील है ये क्यों फेमस है, वेम्बनाड झील क्यों फेमस है। तो आप ध्यान दें कि अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे कि भारत की बड़ी खारे पानी की झील बताओ, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मतलब आपकी चिल्का उड़ीसा में है। लेकिन सबसे लंबी जो झील है खारे पानी की, तो सबसे लंबी खारे पानी की झील, तो सबसे लंबी खारे पानी की झील, तो सबसे लंबी खारे पानी की झील, तो सबसे लंबी खारे पानी की झील कौन सी है, वेम्बनाड झील है। इसी वेम्बनाड झील के एक नौसैनिक अड्डा है, यहाँ क्या है, नौसैनिक अड्डा, नेवी का नौसैनिक अड्डा है यहाँ पे। और इसी अड्डे को जोड़ने के लिए इसी से एक हाईवे गुजरता है, NH-47A, 6 किलोमीटर का हाईवे है और भारत का सबसे छोटा हाईवे। तो भारत का सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, NH-47A। तो भारत का सबसे छोटा हाईवे है ये NH-47A। पोन्ना मुदा जो झील है, आपने देखा होगा कि जब भी केरल का आपने कभी उसकी कल्चर का फोटो देखा हो तो आपने नाव जरूर देखी होगी, उसमें दौड़ प्रतियोगिता, नाव की जो दौड़ प्रतियोगिता उसका फोटो जरूर देखा होगा और बहुत से लोग जानते भी होंगे इसको कि जो नाव की दौड़ है, नौका दौड़ है, वो नौका दौड़ किस झील पर होती है, वो पोन्ना मुदा झील पर होती है। तो नौका दौड़ प्रतियोगिता, तो नौका दौड़ प्रतियोगिता जो केरल में होती है, नौका दौड़ प्रतियोगिता, इसे वल्लमकाली नौका दौड़ प्रतियोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्लमकाली नौका दौड़ प्रतियोगिता। आप लिखो, जरूरी नहीं कि हर चीज हम इसी बोर्ड पे ही लिख दें, वो जो चीज हम बताते जाते हैं उनको भी आप नोट करते जाओ, जो आपको लगे ये इंपोर्टेंट है तो उसको नोट कर लो, और जो क्या इंपोर्टेंट है वो तो हम बताते चलेंगे आपको, ठीक है। तो नौका दौड़ प्रतियोगिता पोन्ना मुदा झील पर होती है। इसी नौका दौड़ प्रतियोगिता को कहते हैं नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता, नेहरू ट्रॉफी दौड़। तो नेहरू ट्रॉफी, तो नेहरू ट्रॉफी दौड़ जो होती है वो पोन्ना मुदा झील पर होती है। तो ये मालाबार तट के बारे में इसे, ठीक है, क्या कहते हैं, मालाबार तट के बारे में। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो आप जानते हो कि यहाँ कन्याकुमारी है और इसी को कैप कोमेरिन, कैप कोमेरिन, आप यहाँ पे कैप कैमोरिन उसे कहते हैं जो एक पतला एरिया हो, उसके चारों तरफ मतलब तीनों तरफ पानी हो, यानी पानी से घिरा हुआ एक पतला संकीर्ण एरिया, उसे कैमोरिन कहते हैं। तो कैप कैमोरिन। तो कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील, पुलिकट झील, तो जो आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील है ये इधर तमिलनाडु और उधर आंध्र प्रदेश, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, और ये आईएएस प्री में प्रश्न पूछा गया था कि पुलिकट झील का विस्तार किन किन स्टेट में है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका विस्तार है पुलिकट झील का। तो पुलिकट झील, तो कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक जो ये वाला जो तट है ये हमारा कोरोमंडल तट है। कौन सा तट है ये, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इस कोरोमंडल तट पर 3 बंदरगाहें, एक तो आपका चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एक तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन बंदरगाह, और एक है एन्नोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह। तो ये तीनों बंदरगाह है, वो तीनों बंदरगाह कोरोमंडल तट पर है। किस पर है, कोरोमंडल तट पर है। इस कोरोमंडल तट को लेकर आपने एक प्रश्न और सुना होगा कि ये कोरोमंडल तट, कि जब मानसून लौटते हैं, मानसून जब लौटते हैं तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ करते हैं, तो लौटते हुए मानसून सबसे ज्यादा वर्षा कोरोमंडल तट पर करते हैं। और अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि किस घाट पर वर्षा ज्यादा होती है और किस घाट पर वर्षा कम होती है, तो
पश्चिमी घाट पर वर्षा ज्यादा होगी और पूर्वी घाट पर वर्षा कम होगी। ठीक है, तो कोरोमंडल तट पर लौटते मानसून अक्टूबर नवंबर में वर्षा करते हैं। अब यही पुलिकट झील से आप देखोगे ये जो एरिया है जो उड़ीसा तक जाता है, ये पुलिकट आंध्र प्रदेश से लेकर, और अगर हम नदियों से अगर इसको करें तो और आपको समझ में आएगा कि ये कृष्णा नदी और ये महानदी। तो कृष्णा नदी और महानदी, तो कृष्णा और महानदी इन दोनों के जो बीच का जो एरिया है ये हमारा उत्तरी सरकार है। कौन सा है? उत्तरी सरकार तट। ये उत्तरी सरकार तट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। इसको महानदी बनाती है। कौन बनाती है? महानदी का क्षेत्र है। यही उत्तरी सरकार तट पर आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है और जिस बंदरगाह का नाम है विशाखापत्तनम। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है, विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बताइए कहाँ है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है और ये पूर्वी घाट का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है, पूर्वी घाट का, जो मतलब प्राकृतिक है। और ये सभी बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। कैसे बंदरगाह है? सीपोर्ट है, कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये कृत्रिम बंदरगाह है और विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह। तो ये हमारा उत्तरी सरकार तट हुआ। अब यही विशाखापत्तनम बंदरगाह के आप इधर देखोगे तो यहाँ डॉल्फिन पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? डॉल्फिन पहाड़ियां हैं ये। और ये जो डॉल्फिन पहाड़ियां हैं ये आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। अब इसके बाद आपका तट आ जाता है उत्कल तट। उत्कल, इसको उत्कल तट कह दें या कह दें कलिंग तट। और ये जो उत्कल या कलिंग तट है ये महानदी और स्वर्ण रेखा के बीच का तट है। महानदी और स्वर्ण रेखा के बीच का तट है। तो उत्कल या जो कलिंग तट है इस पर द्वीप है एक, आप जिसको जानते हो व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। और एक द्वीप है इस पर, इसी उत्कल तट पर, एक तो व्हीलर द्वीप हो गया और एक द्वीप है, इस व्हीलर द्वीप का नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। इस व्हीलर द्वीप का नाम क्या हो गया? अब्दुल कलाम द्वीप। तो आप यहां लिख सकते हो अब्दुल कलाम द्वीप। इसी के बगल में उड़ीसा में एक द्वीप है और उसका नाम है चांदीपुर द्वीप। कौन सा है? चांदीपुर द्वीप। तो चांदीपुर द्वीप और व्हीलर द्वीप ये दोनों उड़ीसा में है और उत्कल तट पर है। कौन से तट पर है? उत्कल तट पर है। ठीक, इसके बाद एक तट आता है पश्चिम बंगाल में, बहुत छोटा तट है और उसका नाम है वोंगा तट। क्या नाम है उसका? वोंगा तट है। ये बहुत छोटा तट है जो पश्चिम बंगाल में, वोंगा तट। इसी तट पर एक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप जो बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में है और ये इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको यहां से लोहे का निर्यात हम जापान के लिए करते हैं। तो जापान के लिए लोहे का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? वो पारादीप बंदरगाह है। और यहां से ज्यादातर जूट का भी निर्यात होता है, इसलिए इसको जूट बंदरगाह यानी पारादीप बंदरगाह तो कहते हैं। यही पश्चिम बंगाल में एक हल्दिया बंदरगाह और है। कौन सा है? हल्दिया। तो पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा सा और इसको एक बार समझा देंगे आपको। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसको।
तो देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसी में हम थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं और साफ करके हम आपको कुछ चीजें और समझा देते हैं इसमें। एक बार इसको और समझा देते हैं। तो ये चीजें इतनी समझ में आई होंगी आपके। तो आप यहां देखो, अभी हमने समझाया था यहाँ पुलिकट झील, और पुलिकट झील का जो विस्तार है मतलब वो किन किन राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। यही एक श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो भारत का है, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ पर। उत्तरी सरकार जो तट अभी हमने समझाया था, उत्तरी सरकार तट, इसी उत्तरी सरकार तट पर जहाज बनाने की हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी हमारी जो है वो किस तट पर है, वो उत्तरी सरकार पर है। किस पर है? उत्तरी सरकार पर है। ये जो उत्कल तट है, यहां जो झील है, झील वो है चिल्का झील। कौन सी झील है यहाँ पर? चिल्का झील। और यही इसी झील पर क्या, इसी झील में व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप जो आपको अभी समझाया था अब्दुल कलाम द्वीप है, वो इसी में है। तो ये हमारा उत्कल तट पर है। किस पर है? उत्कल तट पर। इसके बाद एक अभी हमने समझाया वोंगा तट। तो जो वोंगा तट है, यहां एक गंगा सागर द्वीप है, और आप जानते हो सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर एक बार क्यों कहते हैं? क्योंकि इतना दूरी है वो कि वहां आदमी जाएगा तो फिर दूसरी बार मन भी इतनी जल्दी नहीं करेगा, इसलिए सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो जो गंगा सागर तीर्थ स्थल है वो यही है, बोंगा तट पर है, पश्चिम बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। तो ये आपका पूर्वी तट और पश्चिमी तट कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब हम आपके लिए इसके बाद जो अगला वीडियो लेके आएंगे, वो आपके लिए लेके आएंगे द्वीप समूह। कौन? जो द्वीप समूह है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक की क्लास। तो आप इस क्लास को जरूर देखें, और आपने अगर इस क्लास को देखा है तो और भी जो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, वीडियो है, वीडियो, और आप एक प्रॉपर नोट अपने कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।